आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक यूनिट सॉलिड स्टेट का, जिसका नाम है रेडियस रेशो रूल। हम इसको ट्रिपल आर भी कहते हैं, रेडियस रेशो रूल को। व्हाट इज़ रेडियस रेशो रूल? इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज़ कॉल्ड रेडियस रेशो रूल। क्या मतलब? हम रेडियस ऑफ केटायन को लिखते हैं आर पॉजिटिव, डिवाइड करते हैं किससे? रेडियस ऑफ एनायन आर नेगेटिव से। जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस रेशो रूल। ठीक है। फॉर आयनिक कंपाउंड स्टेबिलिटी, आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिनमें आयंस होते हैं। सीजियम क्लोराइड, सीजियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, स्टेबिलिटी, उनके आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए ईच केटायन शुड बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन एंड ईच एनायन शुड बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ केटायन। इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी रेडियस रेशो रूल में हम जो रेडियस ऑफ केटायन को डिवाइड करेंगे रेडियस ऑफ एनायन से, तो जितना ज़्यादा ग्रेटर रेडियस रेशो रूल आएगा, जितनी ज़्यादा रेडियस रेशो आएगी, उतना ही साइज़ ऑफ एटम बड़ा होगा केटायन का। लार्जर विल बी द साइज ऑफ केटायन। ध्यान रखना है 4-5 बातें। रेडियस ग्रेटर इज द रेडियस रेशो, लार्जर विल बी द साइज ऑफ केटायन, एंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, एंड ग्रेटर विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये चारों बातें लिंक्ड हैं। जितना ज़्यादा रेडियस रेशो आएगा, साइज केटायन का उतना बड़ा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना बड़ा होगा, और स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। अब एक सेकंड डेफिनेशन भी कहते हैं व्हाट इज़ रेडियस रेशो रूल, की रिलेशनशिप रेडियस रेशो का होना। अब हम रेडियस रेशो निकालेंगे, उसकी मदद से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, उसकी मदद से ज्योमेट्री यानी शेप भी निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल की। तो उसे हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस रेशो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेडियस रेशो रूल। तो आपको एक टेबल याद करनी है। ये टेबल क्या है बेटा? ये टेबल देखो बनाई हुई है, रेडियस रेशो, कोऑर्डिनेशन नंबर, शेप और एग्जाम्पल। जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा, रेडियस ऑफ केटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड RRR, यानी इज कॉल्ड रेडियस रेशो रूल। तो जो आपका आंसर आएगा केटायन के रेडियस को एनायन के रेडियस से डिवाइड करने पर, अगर आपका जो आंसर रेडियस रेशो आती है इस रेंज में आती है, पहला पॉइंट देखिए, अगर रेडियस रेशो आपकी 0.1 से 55 से 0.225 की रेंज में आती है, तो आप कहेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 3, उसकी शेप होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है। और एग्जाम्पल आपको हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है। अगला, अगर रेंज आती है आपके आंसर की जो डिवाइड करने पर 0.225 से 0.414, तो आप कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर उस कंपाउंड का 4 है और उसका शेप टेट्राहेड्रल, एग्जाम्पल इसमें ZNS। तीसरा, अगर 0.414 से 0.732 तक आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, शेप ऑक्टाहेड्रल, और एग्जाम्पल आता है इसमें रोक साल्ट। रोक साल्ट को ही NaCl कहते हैं। ठीक है। और लास्ट आता है, अगर आपका आंसर किस में आता है? 0.732 से 1 की रेंज में 1 तक आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और शेप हो जाएगी BCCC, और एग्जाम्पल पढ़ना आपने सीजियम क्लोराइड। तो ये सारा चीज़ आपने क्या पढ़ी? रेडियस रेशो रूल का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ केटायन और एनायन को डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उसको इस टेबल में देखकर हम ये सारी बातें बता सकते हैं। क्या क्या? कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, शेप क्या है, और उसका एग्जाम्पल क्या है। राइट। और ये जनरली किसके लिए है टेबल? ये जनरली शो करती है, हमारे सिलेबस में है AB टाइप के कंपाउंड। AB टाइप का मतलब जिसमें केटायन एनायन इक्वल है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये A हो गया, ये B हो गया, उनके लिए रेडियस रेशो है, यानी साइज केटायन एनायन का बराबर हो। ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, ध्यान से देखिए। पहला न्यूमेरिकल है, देयर आर 2 आयंस, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। राइट। एक का रेडियस 88 पिकोमीटर है, एक का 200 पिकोमीटर है। इन्हें क्लोज पैक स्ट्रक्चर या क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड AB, उस AB के अंदर A और B आयन है, केटायन और एनायन का रेडियस गिवन है। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन? तो आप क्या करोगे? रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, हमें फॉर्मूला पता है, हम उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके आपका आंसर आ रहा है 0.44। आप देखिए ये किस रेंज में लाई करता है, टेबल में चलिए, ये किस रेंज में लाई करता है? ये रही टेबल, 0.44 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ध्यान से देखिए, नो, आपका यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 0.41 तक है, आपका 0.44 है, तो वो यहाँ आएगा, इस रेंज में आएगा। क्लियर? तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। ध्यान रखना, आप कितनी छोटी सी बात है, आपको फटाफट देखते ही नहीं लिख देना कि यहाँ आएगा। यहाँ तो ख़त्म हो रहा है, ये हमारा 0.44 है, वो इस रेंज में आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 6। तो आप क्या कहेंगे? दिस लाइज इन द रेंज ऑफ दिस, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ केटायन विल बी 6।
क्लियर हो गया आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल? इजी था, सिंपल रेडियस रेशो निकाल के टेबल से उसको टेबल याद होगी तो आप आंसर निकाल पाएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ज्योमेट्री क्या है, या एग्जाम्पल भी पूछें तो वो भी बता सकते हो। अब आता है थोड़ा सा अलग टाइप का इसी बेस पर, कहते हैं ब्रोमाइड आयन है, उनका क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, राइट। अगर रेडियस जो है ब्रोमाइड आयन का वो 195 पिकोमीटर है, यानी एनायन का रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ एनायन इज गिवन 195 पिकोमीटर। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कैटायन? कैलकुलेट करो, एक तो कैटायन का रेडियस निकालो और उसकी कंडीशन क्या है, दैट जस्ट फिटेड इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड, जो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो जाए। पहली बात तो आपको रेडियस ऑफ कैटायन निकालना है जो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो जाए, राइट। दूसरी बात पूछी है उसने, क्या कैटायन ए पॉजिटिव जिसका रेडियस 82 पिकोमीटर है, इट कैन बी स्लिप्ड, मतलब रखा जा सकता है, इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ क्रिस्टल ए पॉजिटिव बी आर नेगेटिव। यानी इस न्यूमेरिकल में उसने दो चीज़ें पूछी हैं, ध्यान से देखिए। बी आर नेगेटिव आपको क्या कहा है, रेडियस ऑफ एनायन 195 पिकोमीटर गिवन है। आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कैटायन आपको नहीं पता, वो निकालना है, और वो भी ऐसा जो टेट्राहेड्रल में फिट हो जाए। मैंने लिख दिया मुझे रेडियस ऑफ कैटायन निकालना है जो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो जाए, राइट। इसका मतलब रेडियस ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, फिट कब होगा, जब उसका रेडियस टेट्राहेड्रल के बराबर हो, तभी तो फिट होगा ना। ध्यान से सुनिए, एनायन का रेडियस गिवन है, कैटायन का निकालना है, लेकिन शर्त रख दी कि वो ऐसा होना चाहिए जो टेट्राहेड्रल में फिक्स हो जाए, यानी उसका बराबर होना चाहिए, तभी तो फिक्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि कैटायन का रेडियस शुड बी इक्वल टू टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस। ठीक है, ये मैंने साइड पे आपके हिंट के लिए लिख दिया। अब आपको रिलेशन पता है, रिलेशन क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए स्मॉल आर रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड किसके बराबर होता है, 0.225 आर। क्लियर है, अब आप कर सकते हो, इसकी वैल्यू पुट कर दो 0.225, और आर क्या है, मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर लूँ, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, इस एनायन में हम इसने वैल्यू दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियस ऑफ कैटायन कितना आ गया आपका, कितना होना चाहिए जो फिक्स हो जाए, वो 43.87 पिकोमीटर। आपका पहला आंसर निकल गया, जिसको आप फिट करना चाहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में, उसका रेडियस ये होना चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड के बराबर। तो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला यूज़ किया, रेडियस ये निकाल लिया है, ये हमें एनायन का दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई करके, पहला पार्ट खत्म। दूसरा उसने पूछा था, क्या एक कैटायन जिसका रेडियस 82 पिकोमीटर है उसको हम ऑक्टाहेड्रल में फिक्स कर सकते हैं। इसका मतलब मुझे कैटायन का रेडियस गिवन है, एनायन का मुझे ऊपर के पार्ट में गिवन है, इन दोनों से मैंने क्या निकाल लिया, रेडियस रेशो निकाल लिया। इसको तो आप टेबल से ही कर सकते हैं। आपका आ गया, ध्यान से देखिए क्या आ गया आपका, कैटायन गिवन है, एनायन का आपको गिवन था, इसको डिवाइड करके आ गया 0.42, लगभग 0.5 हम आगे पूरा नहीं लेते, 0.42। अब ये किस रेंज में लाइक करती है, 0.414 से 0.732 तक में। इसका मतलब ये रेंज इसके बीच में आती है, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल की है, आपने पढ़ी है ना ये ऑक्टाहेड्रल की। तो हम कह सकते हैं दिस रेडियस रेशो लाइज इन दिस रेंज ऑफ 0.414 से 0.732, सो कैटायन ए पॉजिटिव कैन बी स्लिप इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ क्रिस्टल, जो आपको गिवन है। क्लियर हो गए ये वाले, दिस टाइप का न्यूमेरिकल अगर आ जाए वॉइड का तो आप ये कर सकते हैं कि इसको फिक्स कर सकते हैं या नहीं, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेस कौन से। अब मैंने सॉलिड स्टेट के, ये देखो बेटा आपकी ये टॉपिक हो गया, बिल्कुल इजी टॉपिक था। लास्ट टॉपिक छोटा सा बचता था, रेडियस रेशो किसे कहते हैं। ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल किसी टाइप का। अब जैसे मैंने आपको कराए, एक पहला ये वाला करा, दूसरा ब्रोमाइड वाला करा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको आगे होट्स में भी एक और कराऊंगी। पहले एक बार मैंने इस यूनिट के सारे फॉर्मूले इकट्ठे कर दिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला। सबसे पहले देखिए, अगर आपको यूनिट सेल निकालनी आ जाए, कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें यूनिट सेल निकालनी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। ये टोटल वॉल्यूम गिवन होगी, कितने वॉल्यूम में निकालिए उसको ऊपर लिखना है, और एक यूनिट सेल की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे उसको, तो आपकी यूनिट सेल निकल आएंगी, नंबर ऑफ यूनिट सेल। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एक तो यूनिट सेल का डेंसिटी का Zm/A³ इंटू N0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर एज लेंथ सेंटीमीटर में है और मास ग्राम पर मोल में है। और यही फार्मूला यही बन जाएगा Zm/A³ इंटू N0 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर एज लेंथ सेंटीमीटर की बजाय मीटर में हो और मास ग्राम की जगह किलोग्राम पर मोल में हो, राइट। डी क्या है, सबको पता है, डेंसिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड या एलिमेंट है डी। एम क्या है, मोलर मास है, मॉलिक्यूल,
ठीक है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट या फार्मूला मास जो भी है। NaCl आ गया तो NaCl का मोलर मास क्या हो जाएगा, Na का 23 और क्लोरीन का 35.5, इनको ऐड कर दोगे 58.5। तो M जो है वो मोलर मास एलिमेंट का भी हो सकता है, किसी फार्मूले का भी हो सकता है। अब मेन बात आती है व्हाट इज Z। Z के दो नाम है, Z को कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स या रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। व्हाट इज Z? Z इज नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है, या रैंक ऑफ यूनिट सेल के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे हमें पता है Z1 होता है सिंपल के लिए, Z4 होता है FCC के लिए। अब दो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो चीज़ मैंने बताई, Z को रैंक कहते हैं, नंबर ऑफ एटम कहते हैं, 1 सिंपल के लिए होता है और 4 FCC के लिए होता है। ये दोनों बातें क्लियर है। अब Z की वैल्यू BCC के लिए 2 होती हैं। कैसे? अगर Z की वैल्यू 1 है BCC के लिए तो वो सिर्फ एप्लीकेबल है आयनिक कंपाउंड में, जैसे सीजियम क्लोराइड में। लेकिन Z2 हो जाएगा BCC के लिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दे रखा हो। इसका इस्तेमाल बहुत कम होगा, ज़्यादातर आपका इन तीनों का होगा, 1 और आपका किसका, 4 का। सिंपल के लिए 1 है, BCC के लिए आपको आयनिक कंपाउंड है तो 1 है, और 2 कब है अगर एलिमेंट की बात की गई हो, और 4 है FCC के लिए। तो Z की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आपको डालनी है। Z को रैंक भी कहते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि NaCl का स्ट्रक्चर क्या होता है, FCC टाइप होता है। सो फॉर दिस NaCl हो या NaCl की तरह जैसे KFO, PbSO, KBRO, ZnSO, इन सब के लिए आपका जो एज लेंथ एक इसके बराबर होता है 2D के बराबर होता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको न्यूमेरिकल में अभी आगे यूज़ होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि NaCl FCC टाइप है। तो फॉर दिस NaCl हो चाहे NaCl की जैसे KFO, PbSO, KBRO, ZnSO, इन सब के लिए A इज इक्वल टू 2D और D क्या हो जाएगा, A एज लेंथ को डबल कर देना है, डिस्टेंस का 2 इंटू D कर देना है, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, रिलेशन में बच्चे जनरली गलती करते हैं फॉर्मूले में, ये वाली। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और मीटर में करना हो तो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो आपको पिकोमीटर में हमेशा सेंटीमीटर में बदलना है, तो 10⁻10 लेना सेंटीमीटर। ऐसे 1 एंगस्ट्रॉन को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10⁻8 लेना सेंटीमीटर में, अगर मीटर में बदलना हो तो 10⁻10 लेना है, राइट। और इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं वो हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल के। कैसे? मान लो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालने हैं, तो हमें पता है ऑक्टाहेड्रल के जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं क्लोज पैकिंग क्रिस्टल में या क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही नंबर किसके होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, डबल होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, यानी 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। n नंबर ऑफ एटम n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, n। ये मैं आपको करा चुकी हूँ पहले भी, पर मैंने एक जगह लिखे हैं जहाँ बच्चे जनरली गलती करते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। अगर आपको मान लो ऐसा सॉल्व करना आ जाए, कोई x की वैल्यू x³ इज इक्वल टू इतना है, जैसे आप इस फॉर्मूले में करेंगे A³ आपका ये आएगा सॉल्व करके, आपको खाली a चाहिए, तो आप उसको log से कैसे सॉल्व करेंगे, A³ है इज इक्वल टू ये, तो आप उसको क्या ले लेंगे, हम क्या कर लेंगे, a का क्यूब यानी 3 log, उसको हम x मान लें, 3 log x इज इक्वल टू log ऑफ दिस वैल्यू, जो बराबर है उसका भी log ले लो, इसका 3 आगे लेके उसका भी log ले लो, log x इसके बराबर हो जाएगा। इस संख्या का log देखना है, डिवाइड बाय 3 कर दोगे, ये आपका आंसर ये आ गया। अब यहाँ log x बराबर में दिस है, log हटाना है तो x किसके बराबर में हो जाएगा, एंटी log ऑफ दिस संख्या, इसका एंटी log ले लोगे, राइट। और वो आपको log एंटी log मैं सिखा चुकी हूँ पहले भी। उसके बाद एक चीज़ याद रखना, एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा था मैम ये टर्म बर को हमें बता दो, एज लेंथ और डिस्टेंस और आर में क्या रिलेशन है। ये मैं आपको एक टेबल बना के दे चुकी हूँ। अब इसमें बच्चों को ये क्लियर नहीं कहता, जैसे मान लो मैंने आपको सिखाया, मैं एक क्रिस्टल लैटिस है, एक पॉजिटिव नेगेटिव हम बनाते जाते हैं, तो आपके ये 3 क्रिस्टल मैंने ले लिए, ये मान लो प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है। तो इसके अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है, ये पूरी लेंथ तो हो जाती है बेटा एज लेंथ a, राइट। अब इन 2 नियरेस्ट नेबर को देखो जो बिल्कुल पास हैं, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसे हम कहते हैं d, स्मॉल d, डिस्टेंस कहते हैं, इसको बोलते हैं छोटा d, राइट। ये पूरी तो क्या हो गई, जो आपके क्रिस्टल लैटिस में ये सारे क्रिस्टल आपस में टच कर रहे हैं एक लाइन जो पड़े में, ये तो होगी एज लेंथ,
जो दो नियरेस्ट नेबर एटम हैं उनके सेंटर ऑफ डिस्टेंस को हम बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर के डिस्टेंस को हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी बोलते हैं या इंटर आयनिक डिस्टेंस भी बोलते हैं। जैसे ये आयन प्लस है, ये नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, तो इनके सेंटर तक की दूरी को बोलेंगे इंटर आयोनिक डिस्टेंस, दो आयन के बीच की दूरी, या इसको हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि सोडियम का नियरेस्ट कौन है? क्लोराइड, और क्लोराइड का कौन है? सोडियम। इसलिए इसे हम कह सकते हैं एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहते हैं, तो वो हो जाएगा छोटा डी। तो कुल मिलाकर ये और ये क्या हुआ? छोटा डी, और इस डी का हाफ कर दूं तो वो बन जाएगा रेडियस। इस डी का क्या कर दे? हाफ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया? रेडियस, और पूरा क्या हो गया? एज लेंथ। आई थिंक क्लियर हो जाएगी, मैंने ये फिगर से आपको समझा रखा है। और एक रिलेशन यूज़ हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, जो रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है? 0.225 आर, और ऑक्टा के लिए 0.414 आर। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ एटम, और छोटा आर क्या है? रेडियस टेट्राहेड्रल का और रेडियस ऑक्टाहेड्रल का। इसी के बेस पे न्यूमेरिकल देखिए बेटा, ये मान लो न्यूमेरिकल आता है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन इन NaCl क्रिस्टल इफ़ डेंसिटी इज़ गिवन। आपको क्या दे रखा है? डेंसिटी गिवन है, और उसने पूछा है डिस्टेंस क्या है। तो इसका मतलब आपको NaCl क्रिस्टल तो बता दिया, तो NaCl को देखकर आपको क्या पता चलता है? NaCl का FCC होता है, तो Z क्या हो गया? 4। FCC के लिए Z 4 हो गया, राइट। और मोलर मास क्या है? Na और Cl का ऐड करके 58.5 आ गया। ठीक है, हमारे को क्या बतानी है? डेंसिटी गिवन है, डी गिवन है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? Zm/A³ इंटू N0। हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस के लिए ए तो बाहर लानी पड़ेगी, तो पहले तो मैं यहाँ से A³ ले आऊँ। A³ किसके बराबर होगी? Zm/D इंटू N0। Z गिवन है, M निकाल लिया, ऐड कर दिया, डेंसिटी गिवन है, और आपको 6.033 N0 भी गिवन है। यहाँ से आपका A³ आ गया, ध्यान से देखिए, 179.4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, राइट। ये मैंने A³ लिख दिया। अब मुझे यहाँ क्या करना है? उसने पूछा डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए पहले तो मैं A³ को बाहर लाऊँ, फिर A लाऊँ, फिर A की मदद से मैं D निकाल लूँगी, राइट। अब A³ इतना है तो A क्या हो जाएगा? इस पूरे का 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करना सिखाया है मैंने आपको। इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते थे? A³ इज इक्वल टू दिस, A इज इक्वल टू पूरे का 3, इधर का भी लोग ले लो, A को x मान लो, तो log x इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ दिस, राइट। 1/3 इसका log ले लोगे, वैल्यू पुट कर दो, आपका आ गया दिस, log x इज इक्वल टू दिस, और x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस। इसका एंटी लॉग देख लो, ये आपका आ गया दिस वन। अब ये मैंने 8 को नहीं छेड़ा था, सिर्फ इसी को लिया था, तो मैंने अब इसके आगे 10⁻8 सेंटीमीटर एज इट इज़ लगा दिया। ये आपका आ गया A, राइट। अब आपको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है बिटवीन कैटायन एंड एनायन का। डिस्टेंस क्या होता है? एज लेंथ का हाफ, A/2। तो मैंने A निकाल लिया, उसका हाफ कर दिया, तो ये मेरा आ गया डिस्टेंस। क्लियर हो गया? ये आपका आंसर आ गया। डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू ओवरऑल एज लेंथ A निकाल ली थी हमने, A का क्या कर दिया? हाफ। दो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दो हैं, दोनों के बीच की निकालनी है, तो उसका हाफ कर दिया, आपका आ गया सेंटीमीटर में। आपकी मर्जी, आप आंसर सेंटीमीटर में लो, आपकी मर्जी आप पिकोमीटर में लो। कैसे? ये आपका डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, अगर मुझे इसको पिकोमीटर में करना है तो मैं क्या करूँ? 10⁻8 इंटू 10⁻10 पिकोमीटर कर दूँ, राइट। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको करो, नहीं तो आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, चाहे तो आप पिकोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं डिस्टेंस को सेंटीमीटर में। क्लियर? अब देखिए, मान लो अगला न्यूमेरिकल लास्ट 2-3 मैंने इसके इसी टाइप के लिखे हैं। एक एलिमेंट है जिसका BCC स्ट्रक्चर है, सेल एज A गिवन है, BCC गिवन है तो Z भी गिवन है, 2 हो गया, और एज लेंथ A गिवन है 288 पिकोमीटर, डेंसिटी गिवन है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम। अब एटम्स पूछ रहे हैं, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम, तो मास गिवन है, मास गिवन है 208 ग्राम, एटम्स निकालने यानी n निकालना है। कितना इजी है? तो आपका फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू Zm/A³ इंटू N0। यहाँ से आपने नंबर ऑफ एटम्स n को बाहर ले आना है, क्या बन जाएगा? Zm/A³ इंटू D। Z क्या है? BCC है 2, मास 208 दे रखा है, A³ कर दिया, और यहाँ से डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया यहाँ से n। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अब आपको दिखने में लगेगा अरे एवोगैड्रो कहाँ गया? एवोगैड्रो की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने मास दे दिया 208 ग्राम में, एटम्स पूछे हैं, तो इसका मतलब मुझे n को ही बाहर लाना है, n को हम बाहर निकाल के ये एटम्स निकाल सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक टंगस्टन है, वो BCC स्ट्रक्चर में है, और उसकी एज दे रखी है दिस वन,
ठीक है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ टंगस्टन एटम। अब BCC है तो रिलेशन मैंने आपको टेबल बनवाई हुई है। 4r इज इक्वल टू √3 और r इज इक्वल टू √3/4। √3 की वैल्यू डाल दी, एज लेंथ आपको 316.5 गिवन है और 4 आपका गिवन है, ये आपका आ गया रेडियस। तो रेडियस निकालना कितना आसान है कि अगर आपको एज लेंथ पता है आप रेडियस निकाल सकते हो, बेशर्ते आपको टाइप पता हो कि वो BCC है। यहाँ से आप वो रिलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ बेटा हम डेंसिटी का वो ZM/AQ वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे अब हमने यहाँ पर है, यहाँ पर हमने कहा था सेलेज गिवन थी, डेंसिटी गिवन थी, एटम्स पूछे थे, यानी मास गिवन था, तो हमने एटम्स को बाहर ले लिया n को, उसके बाद हमने सिंपल कैलकुलेशन कर दी। ऐसे इसके अंदर हमने डेंसिटी का फॉर्मूला ना यूज़ करके रिलेशन वाला यूज़ किया। अब इसमें देखिए एक वॉइड का क्वेश्चन, एक क्रोमियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, उसके अंदर कहता है क्लोराइड आयन की संख्या जो जगह है वो CCP अरेंजमेंट है। क्लोराइड आयन फिक्स कर दिए, वो CCP अरेंजमेंट में है और क्रोमियम आयन प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ध्यान से देखिए, कंपाउंड है क्रोमियम क्लोराइड, उसने बता दिया कौन वॉइड में और कौन एटम की तरह है। उसने क्लियर कर दिया Cl नेगेटिव तो CCP अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट क्या होता है? क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, यानी वो एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं। और क्रोमियम आयन बेचारा कहाँ पर है? वो क्रोमियम जो थर्ड वैलेंसी +3 वाला है वो वॉइड में है, यानी क्रोमियम कहाँ पर पड़े हैं? वॉइड में। क्लियर हो गया कि ये कंपाउंड के अंदर कौन कहाँ पड़ा है। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन वॉइड में और कौन एटम की तरह कर रहा है। व्हाट फ्रैक्शन, दो चीज़ें पूछी हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना हिस्सा ऑक्युपाइड है। नंबर 2, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ होल्स या वॉइड इज ऑक्युपाइड, कितना नंबर टोटल नंबर ऑफ होल्स या वॉइड कितने ऑक्युपाइड हैं, उनका हिस्सा निकालिए। होल्स को ही वॉइड कहते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। मैंने आपको बताया था वॉइड टोटल कितने होंगे। टोटल वॉइड का मतलब, एक आपने क्लोज पैक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, टोटल वॉइड का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड भी होती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कितने ऑक्टाहेड्रल कितने टेट्राहेड्रल, दोनों का सम करके बताना है, तभी वो क्या बनेंगे? टोटल वॉइड। यानी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में टोटल वॉइड का मतलब क्या है कि कितने टेट्रा कितने ऑक्टा, तो दोनों को सम करेंगे। ठीक है, तो उसने तो पूछा क्या है, उसने आपको बता दिया कि कंपाउंड में कौन कहाँ है। पहली चीज़ को सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कितने फ्रैक्शन जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऑक्युपाइड हैं। पहले तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाल लेते हैं, हम बता देंगे उसका कितने फ्रैक्शन है। ठीक है, अब पहले करते हैं क्रोमियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन का CCP अरेंजमेंट है। मैंने आपको क्लोराइड आयन यानी एटम्स की फॉर्म में है, तो हम मान सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं CCP में कौन होते हैं, कितने होते हैं? वो जो जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। पढ़ा है हमने फॉर्मूला, जितने एटम्स उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल। राइट, इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे हम, इसी 3 फॉर्मूले को यूज़ करेंगे कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। उसने कहा क्लोराइड आयन के CCP अरेंजमेंट है और CrCl3 में कितने क्लोराइड आयन है? 3। Cl3 कितने क्लोराइड आयन दिख रहे हैं? 3 Cl है। और क्लोराइड आयन का अरेंजमेंट क्या है, यानी क्लोराइड आयन एटम है, तो मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ एटम्स इन CCP इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और CCP में कौन है? क्लोराइड, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोराइड कितने हैं? 3, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो गए? 3। टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए डबल, यानी 6। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्रोमियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन जो है वो CCP में है, यानी क्लोराइड आयन जो है वो एटम्स के में की रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्लोराइड आयन कितने? 3, तो 3 एटम हो गए, 3 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए और 6 कितने हो गए? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टोटल वॉइड कितने हो गए बेटा? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का सम कर दो, 3 × 6 9, यानी आपके टेट्राहेड्रल 3 है और टोटल कितने हैं? 9। ठीक है, ये हमारे पास आपके रील आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पहला पार्ट। उसने कहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड। आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने थे? 3। राइट, कितना इजी है, ध्यान से देखना। कहता है कितने फ्रैक्शन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऑक्युपाइड है। मुझे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड छांट लूँ। मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने थे? 3। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पड़ा कौन था? क्रोमियम आयन। क्रोमियम आयन प्रेजेंट थे, उसने हिंट दिया ना क्रोमियम आयन ऑक्टाहेड्रल में। और CrCl3 में क्रोमियम कितने हैं संख्या में? 1 है। इसका मतलब 1 क्रोमियम आयन प्रेजेंट है और टोटल कितने हैं? 3। तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/3, क्योंकि क्रोमियम इस फॉर्मूले के अंदर क्रोमियम की संख्या 1 दिख रही है। और हिंट वो दे रहा है क्या कि क्रोमियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। उसने पूछा है कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड हैं, तो आप लिखेंगे इन क्रोमियम क्लोराइड में 1 ही क्रोमियम है, यानी 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड है और बाकी नहीं। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3 है, तो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो गया? 1/3। आप फॉर्मूला भी देख सकते हो कैसे निकालते हैं कि कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड हैं, डिवाइड बाय टोटल। आप खुद देखिए
कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड हैं? 1। टोटल कितने हैं? 3। तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/3। अब उसने क्या पूछा दूसरी कि टोटल वॉइड का कितना फ्रैक्शन है। हमें पता है टोटल वॉइड कितने हैं? 9। उसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? वॉइड ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉइड कितने हो गया? 1/9, क्योंकि क्रोमियम आयन प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और क्रोमियम आयन संख्या में कितने हैं? 1। टेट्राहेड्रल वॉइड का तो नाम ही नहीं है कहीं, तो इसने ऑक्टाहेड्रल की बात की है, तो क्रोमियम आयन जो है ऑक्टाहेड्रल में एक ही पड़ा है, एक ही संख्या है ना क्रोमियम आयन की, तो क्रोमियम आयन की संख्या 1 है। टेट्राहेड्रल का कोई लेना देना नहीं, तो टोटल वॉइड कितने हो गए? 1/9। टोटल वॉइड तो सम हो गया 9। उसमें ऑक्टाहेड्रल की बात उसने, टेट्राहेड्रल में कोई एटम है नहीं, क्रोमियम आयन प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल में, उनकी संख्या 1, तो टोटल वॉइड भी कितने हो जाएंगे? 1/9। राइट, तो आपका दूसरा आंसर आ गया, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू कितना? 1/9, और पहले का आ गया 1/3। इसी के साथ ही बेटा आपका ये ख़त्म होता है। ये मैंने आपको हॉट्स में इसलिए कराया कि इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, लेकिन ये हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग के माने जाते हैं, अगर आ जाए तो हमें करने आने चाहिए। इसी के साथ ही बेटा आपकी यूनिट ये फिनिश होती है, मैं इसको यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये रेडियस रेशो का और सारे फॉर्मूले एक जगह अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।